एक मिनट बेटा होल्ड रखना। चलो मैं बाद में शेयर करती हूँ आपके साथ, पहले हम शुरू कर लेते हैं क्लास। काफी टाइम लग रहा है इसमें ढूंढने में। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो अब आज हमने करनी है एंट्रीज, एरर्स व्हेन ट्राइंग टू सेंड, नहीं इट्स ओके। तो आज हमने करना है कंसेप्ट ऑफ बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल, हमने कर लिया था। जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैं आप में से इनवाइट करूंगी सबसे पहले हिमांशी वर्मा, आप पढ़ेंगे पहले। हिमांशी, रमन, यस मैम। रमन आप पहले बेटा फर्स्ट 5 एंट्रीज पढ़ोगे, ठीक है। ओके मैम। If a bill is received by X from Y after acceptance, in the books of drawer, bill receivable account debit to drawee or Y's account. In the books of drawers, X account debit to bill payable account. If the bill is retained by X till due date, in the books of drawer, no entry. In the books of drawee, no entry. If the bill is discounted with the bank, in the books of drawer, bank cash account debit, discount account debit to bill receivable account. In the books of drawee, no entry. Yes, ma'am. नहीं बेटा आपको नहीं पढ़ना। If the bill is endorsed to a creditor Z, creditor or Z account debit, discount allowed if any account debit to bill receivable account. In the books of drawee, no entry. If the bill is sent to the bank for collection, in the books of drawer, bill for collection account debit to bill receivable account. In the books of drawee, no entry. देखिए, जब ये इसने सेल परचेज की कोई एंट्री नहीं बताई है, वो नॉर्मल हमारी होती ही होती है। जब आपने अब यहाँ पर एक्स जो है वो आपका ड्रायर है,
मैंने कल बताया था ड्रायर कौन होता है, जो बिल लिखता है, यानी जिसने पैसे लेने होते हैं। वाई से उसने पैसे लेने हैं, वो जो एक्सेप्टर होता है वो ड्राई होता है, वाई एक्सेप्ट करेगा। तो जो बिल लिखेगा उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए वो बिल पेएबल है। जब बिल रिसीव किया एक्स ने आफ्टर एक्सेप्टेंस, यानी एक्स ने लिख के दिया था वाई को, वाई ने एक्सेप्ट किया और वापस एक्स को भेज दिया, तो अब वो बिल एक्स के लिए बिल रिसीवेबल है, तो उसकी एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राई, और ड्राई क्या करेगा, ड्रायर डेबिट टू बिल पेएबल। अब जब बिल रिटेन कर लिया एक्स ने, अपने पास रख लिया लेके, मान लो 2 महीने का है या 3 महीने का है, ड्यू डेट जब भी है, ड्यू डेट तक एक्स ने वो बिल अपने पास रख लिया, तो कोई एंट्री नहीं होगी ना एक्स की बुक में ना वाई की बुक में, रिटेंशन की कोई एंट्री नहीं। अब एक ऑप्शन होती है वो रिटेन कर लेता है, दूसरी ऑप्शन होती है वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। तो वो बैंक में जाता है, भाई 2 महीने का बिल है, मुझे इसको पैसे चाहिए। तो बैंक कहता है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि बैंक ये कहता है कि तुम्हारा 5,000 का बिल है, 2 महीने के बाद हमारे पास पैसे आने हैं, हम तुम्हें आज 5,000 दे देते हैं, तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, और ब्याज बैंक पहले ही काट लेता है। मान लो 5,000 के ऊपर बैंक कहता है 500 रुपए ब्याज लगेगा, तो बैंक आपको 4500 देगा, 500 वो पहले ही काट लेगा अपना ब्याज, और इसलिए क्योंकि वो पहले ही काट रहा है तो वो हम डिस्काउंट का नाम देंगे उसको, हम ये मानेंगे कि हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, क्लियर। और अब इस चीज का वाई को नहीं पता होता कि आप बिल डिस्काउंट करवा रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिटेन करो, आप डिस्काउंट कराओ, आप एंडोर्स करो, वाई की एंट्री अब सीधा तब आएगी जब उसको उसने पेमेंट करनी है, ड्यू डेट तक वाई कोई एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करेगा, और एक्स भी तब करेगा अगर वो या तो डिस्काउंट करवा रहा है तो उसकी एंट्री अलग आएगी, अगर वो हाँ जी बेटा, कुछ कहा आपने, किसकी आवाज आई थी आप में से? नहीं शेयर हो रही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं दोबारा कर देती हूँ बच्चे। मैम हो रही थी, हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं दोबारा कर देती हूँ। अब देखो बेटा, हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए वो ये कहता है कि जब आप वाई की बुक्स में मैं बता रही थी, ड्राई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती है, सिर्फ पेमेंट के टाइम बिल पेबल की एंट्री आएगी और मैच्योरिटी डेट पे। इन बिटवीन अगर एक्स कुछ करता है, रिटेन करता है तो कोई एंट्री नहीं है, डिस्काउंट करता है तो डिस्काउंट की एंट्री आ गई, या वो किसी और को एंडोर्स कर सकता है, जेड मान लो है कोई पार्टी, उसको उसने एंडोर्स करना है, यानी जेड की पेमेंट देनी थी, वो कहते हैं तुम मेरे से ये बिल ले लो। ठीक है, अब जेड भी हो सकता है, जेड भी हमें डिस्काउंट हमें देना पड़े उसको, या फिर जेड हमें दे भी सकता है डिस्काउंट, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं इस केस में। तो जो तो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए खर्चा है, वो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, और जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब क्रेडिटर जेड डेबिट, डिस्काउंट क्योंकि बैंक से ले रहे हो तो बैंक डेबिट करोगे, जेड को दे रहे हो तो जेड को डेबिट करोगे, जेड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीवेबल। वाई की बुक्स में यहाँ भी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया पर बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया, वो क्या होता है कि अब हम वाई के पास नहीं जाएंगे, हम बैंक को बोलेंगे भाई तू ये बिल रख, ड्यू डेट पे वाई से ले लेना पैसे, तो पैसे हमें एडवांस नहीं चाहिए, इसलिए बैंक हमें कोई डिस्काउंट हमारे से नहीं लेगा, यानी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, पर हाँ हमारे बिहाफ पे, क्योंकि वो हमारा बैंक है, वो ड्यू डेट पे वाई से पैसे ले लेगा, जैसे हम चेक जमा कराते हैं बैंक में वैसे ही हम बिल जमा करा रहे हैं, तो उसकी एंट्री आएगी, क्योंकि हमने सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन एक अलग चीज है, डिस्काउंट करवाना एक अलग चीज है। डिस्काउंट का मतलब है हमने पहले पैसे ले लिए टाइम से,
और सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब है हम सिर्फ कलेक्शन के लिए काम दे रहे हैं बैंक को कि हमारे बिहाफ पे आप ये पैसे ले लो उससे। अभी भी हम वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक बैंक उससे कलेक्शन के लिए जाएगा नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद की 5 एंट्रीज पढ़ने के लिए मैं आप में से इनवाइट करूंगी। अभी किसने, रमन आपने पढ़ी है? यस मैम। अब गुंजन आप पढ़िए नेक्स्ट 5 एंट्रीज। If the bill is retired before maturity. In the books of drawer, cash account, bank account debited, rebate allowed account debited, to banks receivable account, to books of drawer, banks payable account debited, to cash or bank account, to rebate received account. If the bill is honored, paid on the due date previously retained by X, cash or bank account debited, to banks receivable account. In the books of drawer, banks payable account debited to cash or bank account. If the bill is honored, paid on the due date previously discounted with bank. In the books of drawer, no entry. In the books of drawer, banks payable account debited to cash and bank account. If the bill is honored, paid on the due date previously sent to bank for collection. Bank account debited to banks for collection account. In the books of drawer, banks payable account debited to cash or bank account. If the bill is honored, paid on the due date. हाँ जी गुंजन, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका बिल रिटायर्ड हो जाता है बिफोर ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी, मैंने आपको कल बताया था रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है। रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि हमने टाइम से पहले उसको पेमेंट कर दी, तो उसमें हमें रिबेट मिलती है। तो अब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। रिबेट हमें मतलब देनी पड़ती है, क्योंकि कैश हम पहले दे रहे हैं ना, तो हमें रिबेट नहीं, गलत कह रहा है। इफ रिटायर बिफोर मैच्योरिटी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन आएगा या बिल रिसीवेबल आएगा, एक चीज आएगी, क्योंकि हमने अगर तो बैंक को भेज दिया है तो बिल फॉर कलेक्शन आएगा, अदरवाइज बिल रिसीवेबल आएगा। अब पेमेंट किसने करनी है? वाई ने। अब वाई पहले पेमेंट कर रहा है तो उसने हमारे से रिबेट मांगी थी, हमने दे दी। हमारे लिए रिबेट खर्चा है, यानी ड्रायर के लिए रिबेट खर्चा है और ड्राई के लिए रिबेट इनकम है। तो वाई क्या, अब क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है तो वो भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट टू कैश टू रिबेट। अब नेक्स्ट आता है कि अगर बिल उसने रिबेट नहीं करवाया और ड्यू डेट पे एक्स के पास ही पड़ा था बिल, ड्यू डेट आ गई, वाई ने पूरे पैसे दे दिए, तो सिंपल एंट्री होगी, ड्रायर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्राई करेगा बिल पेबल टू कैश टू बैंक। अगर बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पे और पहले हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, और ड्यू डेट आई और वाई ने पेमेंट कर दी, अब वाई पेमेंट किसको करेगा? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बियरर है, जिसके पास बिल होगा पैसे उसी को मिलेंगे। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास है ना, ठीक है, और हम तो पहले पैसे ले चुके हैं बैंक से, तो अब क्या होगा कि ड्रॉयर कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे लेके उसको यूज कर चुका है। अब वाई जो है वो पेमेंट देगा, उसको तो देनी देनी है पेमेंट, चाहे वो बैंक को दे चाहे वो एक्स को दे, तो वाई एंट्री करेगा बिल पेबल टू कैश, ठीक है, और एक्स कोई एंट्री इसकी नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, अगर हमने डिस्काउंट कराया है तो एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा, अगर उसने कलेक्शन के लिए दिया हुआ है तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन,
जबकि वाई की बुक्स में हर जगह पे सेम एंट्री आएंगी, बिल पेएबल टू कैश। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जेड को दे रहा है पेमेंट, वो बैंक को दे रहा है, वो एक्स को दे रहा है, उसकी एंट्री सेम रहेगी। ठीक है, अगर आप जेड को दे चुके हो, एंडोर्स कर चुके हो, तो भी एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, जबकि वाई की बुक्स में सेम एंट्री आएगी। ठीक है, अगर बिल डिसऑनर हो गया और बिल एक्स के पास ही था, तो एंट्री आएगी ड्रॉई डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू बैंक। ये बात याद रखना, जब डिसऑनर होता है तो एक नोटिंग चार्जेस और होते हैं, उसके लिए हमें स्टैंप करवानी पड़ती है नोटरी से कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया, क्योंकि फिर उसको कोई मानेगा ही नहीं जब उसने पैसे दिए नहीं। वो कहेगा मैंने तो बिल दिया हुआ था, पैसे दिए या नहीं दिए क्या प्रूफ है। तो उसके लिए ना आगे नोटिंग करानी पड़ती है, नोटरी से होती है ये, उसके चार्जेस लगते हैं 50 रुपए 100 रुपए जो भी लगते हैं। तो वो एंट्री, वो खर्चा कौन करेगा, ड्रायर करेगा, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं, और वो पैसे बाद में चार्ज करेगा ड्राई से। मान लो पहले 500 रुपए का बिल था, 100 रुपए नोटिंग पे लग गए, तो अब वो ड्राई से 600 रुपए लेगा, 500 बिल के और 100 नोटिंग के। एक का मतलब यह है कि नोटिंग चार्जेस वो खर्च कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ड्राई। अब ड्राई क्या एंट्री करेगा, अब क्योंकि ये खर्चा ड्राई का है, तो वो एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रायर। क्लियर हो गई एंट्री सबको? यस मैम। डिसऑनर के केस में नोटिंग की एंट्री आएगी। ठीक है, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड प्रीवियसली डिस्काउंटेड बाय बैंक, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, एंट्री सेम रहेगी, यहाँ पर बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे खाते से काट लेगा पैसे अगर वाई ने नहीं दिए तो। बैंक से को कोई मतलब नहीं है कि वो वाई के पीछे पड़ेगा, वो कहेगा तुमने नहीं दिए पैसे टाइम पे, तुम्हारा लोन था, तुमने कहा था वाई दे देगा, वाई ने नहीं दिए तो हम तुम्हारे अकाउंट से काट लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो हम अपने बैंक से ही करा सकते हैं ना, किसी और से नहीं करा सकते। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। तो ड्राई डेबिट, वाई डेबिट टू बैंक टू कैश, वही नोटिंग चार्जेस के लिए, लेकिन इसकी बुक्स में सेम एंट्री आएगी, बिल पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रायर। अब अगर हमने कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है तो बिल रिसीवेबल और बैंक की जगह क्या आ जाएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन। बस हमारी ये वाली एंट्री चेंज होती जाएगी, जबकि वाई की बुक्स में सेम एंट्री आएगी। और अगर आपने जेड को दिया हुआ है तो ड्राई डेबिट टू जेड कर दोगे, देखो टू जेड। अब जेड में आपने कैश नहीं करना है, क्योंकि अब नोटिंग चार्जेस कौन देगा, जेड। एक्चुअली बैंक नोटिंग चार्जेस नहीं देता है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन है, जेड को आपने बिल दिया हुआ है, वो डिसऑनर हो गया, तो वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, वो अपनी बुक्स में टू कैश करेगा, लेकिन आपने टू जेड कर देना है। अब यहाँ पर जो आपने एंट्री करनी है वाई टू जेड, वो करनी है 600 की, 500 आपके बिल वाले और 100 नोटिंग चार्जेस को ऐड करके ही एंट्री करनी है। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। और वाई की बुक्स में सेम एंट्री आएगी। ठीक है, अब क्या होता है जब बिल डिसऑनर हो जाता है, तो उसके बाद अगर ड्रायर और ड्राई आपस में मान जाते हैं, तो फिर एक नया बिल वो बनाते हैं, जिसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। ओल्ड बिल की जगह नया बिल बन जाता है, लेकिन अब वो 600 का बनेगा, क्योंकि उसने 600 रुपए लेने हैं। पर अगर वो ये कह देता है, देखो जो दो चीजें हैं, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वाई ये कहता है भाई तुम मेरे से नोटिंग चार्जेस ले लो, 500 का और बिल बना लो, तो फिर क्या एंट्री होगी, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल 500 आएगा। लेकिन अगर वाई ये कहता है कि तुम नोटिंग चार्जेस भी बीच में जोड़ लो और एक नया बिल बना दो, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल 600। पर एक कंडीशन और होती है कि अब हमने 2 महीने और दे दिए वाई को, या 3 महीने जितने भी दिए, अब हम उसको बोलते हैं भाई तूने 3 महीने पहले ले लिए, उसका मैंने तेरे से कोई ब्याज नहीं लिया, तू 3 महीने और मांग रहा है, वो मैं बिना ब्याज के नहीं छोड़ूंगा तेरे को, अब तुझे ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बैंक से डिस्काउंट करवाया था, मेरे भी ब्याज लगा है, मेरे भी पैसे कटे हैं, अब मैं 3 महीने से ज्यादा और नहीं दे सकता। वही कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ले लो भाई ब्याज बनता है आपका। तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? और ये क्या करेगा, इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स, क्योंकि इसको तो खर्चा है, हमारी इनकम है।
अब हमने देखना है कि वो पैसे हमें वो कैश दे रहा है या बिल में जोड़ रहा है। अगर तो वो कैश दे देता है तो कैश डेबिट टू ड्राई और ये ड्रायर टू कैश करेगा। पर अगर भाई कहता है भाई मेरे पास नोटिंग चार्जेस के पैसे भी नहीं है, मेरे पास ब्याज के पैसे भी नहीं है, तुम नया ब्याज जोड़ लो, 3 महीने बाद तक मेरे पास आ जाएंगे पैसे, मैं दे दूंगा। तो अब नया बिल जो बनेगा उसमें 500 रुपए आपका ओरिजिनल जाएगा, 100 रुपए आपके नोटिंग चार्जेस जाएंगे, और मान लो 200 रुपए का ब्याज या 100 रुपए का ब्याज बनता है तो वो भी जुड़ेंगे, फिर 700 का बिल बनेगा नया, और उसकी एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल टू वाई, और वाई करेगा एक्स टू बिल पेबल। क्लियर हो गई ये बात? Yes, हाँ जी। ma'am. अब फिर साइकिल शुरू होगा, आपको नया बिल मिल गया, आप चाहो तो उसको एंडोर्स करो, चाहो तो डिस्काउंट करवाओ, चाहो तो रिटेन करो। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली है रिटेन करने की, दूसरी है एंडोर्स करने की, तीसरी है बैंक से डिस्काउंट करवाने की, चौथी है बैंक को कलेक्शन के लिए भेजने की। तो कोई भी ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. अब इसमें ये ड्यू डेट कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो मैंने आपको कल बताया ही था कि अगर मंथ्स में है तो हम मंथ्स में लेते हैं, डेज में है तो डेज में लेते हैं। यहाँ मंथ्स में दिया हुआ है 1 जनवरी है, 4 महीने हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और 1 मई में 4 दिन और जोड़ दो तो 5 मई हो गया। क्लियर है? हाँ जी, सॉरी 3 दिन और जोड़ने हैं ना, 1 में 3 दिन और जोड़ने हैं, 4 दिन नहीं जोड़ने, 3 दिन जोड़ने हैं। ठीक है, तो 4 मई आ गई आपकी ड्यू डेट, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने हैं ना हमने। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो 23 नवंबर के बाद 2 महीने आए तो जनवरी आ गया, जनवरी में 3 दिन और छोड़ोगे तो 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी हमारा नेशनल हॉलीडे है। तो हमने क्या पढ़ा था कल, नेशनल हॉलीडे के केस में एक दिन पिछला आ जाता है, यानी 25 जनवरी आपकी मेच्योरिटी डेट हो गई। ठीक है, और अगर इमरजेंसी में हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो फिर अगला दिन आ जाता है। ये दोनों बताया था ना कल आपको। Yes, ma'am. तो अब इसकी वही एंट्रीज हैं जो अभी हमने सारी करी हैं, यू विल डू एट योर ओन। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, इसके लिए मैं बुलाऊंगी सुमित कुमार पॉल, आप पढ़िए ये वाला पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल्स। Okay, ma'am. Dishonor of bill. A bill of exchange can be dishonored neither by non-acceptance or by non-payment. Dishonor by non-acceptance. A bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee or one of the several drawees not being partner make default in the acceptance upon being duly required to accept the bill, or where presentment is exsued and the bill is not accepted. When a bill of entry is dishonored by non-acceptance, no accounting is required to be done in the books of any party. Dishonor by non-payment. When a bill of entry is not honored by payment, example, payment is not made by drawee to the holder on the date of maturity, it is referred to as dishonor by non-payment. In such an event, accounting entries are required to be passed in the books of drawee, drawer, drawee, and door if any. देखिए आगे भी पढ़िए, पढ़िए Noting बेटा of कंप्लीट। Noting of a bill, the recording of the fact of dishonor of bill by a notary public is referred to as noting of a bill. For this purpose, a fees called noting fees or noting charge is required to be paid. It is an expense for the holder of the bill and is recovered from the party is responsible for such dishonor. Dishonor due to insolvency. When a bill of exchange is dishonored due to insolvency of a drawee or acceptor of the bill, either nothing is recovered from the drawee or acceptor, or a partial amount is recovered, referred to as final dividend, in full and final settlement of the claim in the books of the drawer, and the amount is debited to the bad debt account, while in the books of ठीक है, drawee it is transferred to deficiency account. हाँ जी। देखिए अब हमने यहाँ जो पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा डिसऑनर ऑफ बिल। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, डिसऑनर ऑफ बिल क्या है?
जब नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, देखो दो चीजें आ रही हैं, ये फैक्ट आपको बताना जरूरी है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है। अभी तक हमने जो एंट्री पढ़ी वो नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर था। अब अगर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर होता है या नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होता है, दोनों केस अलग अलग है। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ड्रायर बिल लिखता है और ड्राई उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मान लो ड्रायर ने बिल लिख दिया और ड्राई ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। वन ऑफ द सेवरल, मान लो ड्राई बहुत सारे हैं, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें 3 ड्राइज हैं, तो तीनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। और उसने डिफॉल्ट कर दिया एक्सेप्टेंस में, ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। अब कोई भी एक्सक्यूज देके उसने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। When a bill of entry dishonored by not acceptance, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अकाउंटिंग एंट्री की किसी को भी जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना, नॉन एक्सेप्टेंस डिसऑनर में ना तो ड्रायर कोई एंट्री करेगा बिल की, ना ड्राई, क्योंकि जब बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो तब तक वो बिल बना ही नहीं। ये बात समझ आई आप लोगों को? वो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल बनता ही तब है जब ड्रॉयर लिखता है और ड्राई एक्सेप्ट करता है। इन केस ड्राई पार्टनरशिप फॉर्म में तो सारे पार्टनर उसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ आई ये बात आपको? यस मैम। हाँ जी, Yes, क्लियर ma'am. हुआ ये पॉइंट आप सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लिया करो साथ के साथ। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अब जब बिल एक्सेप्ट हो गया तो ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया ड्राई किसी भी वजह से, तो फिर उसको हम बोलते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। अब इस केस में बिल इशू करने की एंट्रीज भी होंगी, जो अभी हमने सारी एंट्रीज करी हैं वो इस केस में होती हैं, ठीक है। और एट द एंड अगर एंडोर्स हो गया या डिसऑनर हो गया, कुछ भी हो गया, हम अकॉर्डिंगली दोनों की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। क्लियर होगी ये चीज? दोनों में फर्क पता चल गया, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। Yes, ma'am. यस मैम। अब है नोटिंग ऑफ बिल। अब देखो बिल डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हम नोटरी के पास नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब ड्यू डेट पे नॉन पेमेंट की वजह से बिल डिसऑनर हो गया, अब उसको रिकॉर्ड तो कराना ही है ना कोर्ट में, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रखना, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने बंदे ने पैसे नहीं दिए थे। तो उसके लिए नोटरी पब्लिक में जाके हमें उसको नोट करवाना पड़ता है। उसके नोटिंग चार्जेस को नोटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, कि नोट कर लीजिए कि इसने मेरे को इस टाइम पैसे नहीं दिए, आगे भी नहीं देगा, हो सकता है कल को कोर्ट केस पे भी जाना पड़े, तो वो आपका एक एविडेंस बन जाता है, आपकी फेवर में होता है उसको नोट करवाना। नहीं करवाते हो आप तो फिर आप रिस्क जोन में हो। तो इसलिए ड्रायर उसको नोटिंग फीस देता है, लेकिन उसको ये राइट होता है कि वो पैसे किससे चार्ज करे, ड्राई से, ठीक है। सो ड्राई इज रिक्वायर्ड टू बी पे द फीस। पेमेंट एक बारी तो ड्रायर भर देगा, उसको नोट भी करा देगा, लेकिन वो एक्सपेंसेस चार्ज करता है, ड्राई से रिकवर करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है डिसओनर के लिए। और रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ड्राई होगा, उसने पैसे नहीं दिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए खर्चा भी उसी को करना पड़ेगा। अब अगर आपका ड्राई इंसॉल्वेंट ही हो गया बेचारा, तो फिर क्या करोगे? और एक्सेप्टर ऑफ द बिल either noting is recovered from the dry or acceptor, or partial amount is recovered, referred to as final dividend. In full and final settlement in the books of dryer, the amount is debited to bad debt while the books of dry is transferred to the deficiency account. अब इसमें क्या होगा, आपका मान लो 500 रुपए का उसका बिल था, प्लस नोटिंग चार्जेस हो गए आपके 100 रुपए, कितने हो गए? 600 लेने आपने उससे। अब वो हो गया इंसॉल्वेंट, उसके लिक्विडेटर ने डिक्लेयर कर दिया भाई 50% मिलेंगे सबको, तो अब आपको 600 में से कितने पैसे मिलेंगे? 300 रुपए मिलेंगे। समझ आई? Yes, यस ma'am. मैम। तो बाकी कहाँ जाएंगे? आपके बैड डेट्स में। जो एक्स की बुक्स हैं, ड्रायर की बुक्स हैं, उसमें वो बैड डेट हो गए, और जो वाई की बुक्स हैं उसमें वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जो पैसे नहीं दे पाते वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चले जाते हैं। क्लियर है ये चीज? Yes, जैसे ma'am. ये
ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 टू मिस्टर वाई। एक्स ने वाई को सेल की, तो एक्स की बुक्स भी इमेजिन करो और वाई की भी। एक्स की बुक्स में क्या एंट्री आएगी, एक एक करके बताते रहो। गुंजन आप बताओ एक्स की बुक्स में क्या एंट्री आएगी। एक्स ने वाई को गुड्स सेल करी, एक्स क्या एंट्री करेगा इसकी? मैम हाँ, वाई बोलो इज बोलो। अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। और सुमित आप बताओ वाई क्या एंट्री करेगा इसकी? यस मैम। वाई एंट्री क्या करेगा इसकी? मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। वेरी गुड। नाम के साथ अकाउंट नहीं बोलना कभी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। ओके मैम। कभी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। ओके। अब क्या हुआ कि फिर उसने बिल लिख दिया 3 महीने का। अब बिल की एंट्री क्या होगी, मैं एक एक से पूछती जाऊंगी, नाम बोलती जाऊंगी। हाँ जी, बिल की एंट्री क्या होगी राजकुमार? एक्स क्या करेगा बिल की एंट्री? जल्दी जल्दी रेडी रहो सारे, अपने दिमाग में सोच के बैठो। हाँ मैम सानू चैप्टर नहीं होता वाला। है, आप कल मैम से सानू सुन अजे नहीं रहे, मेरे से सुन नहीं रहे कल से आप? नहीं मैम सानू पहला भी नहीं होता दिया वाला चैप्टर। बेटा मैं तो कल से पढ़ा रही हूँ ना आपको, अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको? ਤੁਸੀਂ मैम ਕਿਸੇ ਨੂੰ ये नहीं ਚੀਜ਼ समझ आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ x ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ y ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ y ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी हाँ जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ y ਤੇ y ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? रिसीवेबल। ਤੇ y ਵਾਸਤੇ? पेएबल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ y ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ हाँ ਹੋ जी y ਤੋਂ? मैम। ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? बिल मैम पैसे ਤੁਸੀਂ लेने तो लिखो। बिल बिल मिलना है। हाँ बिल मिल रहा है ना y तो की एंट्री करोगे? मैम बिल रिसीवेबल टू वाई। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? y ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, y ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ? x ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ मैम ਬਿੱਲ। मैम एक्स डेबिट टू बिल पेएबल। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੈप्टर नहीं ਆਂਦਾ। मैम डाउट है थोड़े ਧਿਆਨ जी। ਨਾਲ ਹੈ। मैम थोड़ा डाउट है मैम सानू कंफ्यूजन रहंदी मैम थोड़ी एंट्री विच। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके मैम। ਬਟ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ +1 +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है मैम। ਥੋਰੋਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 50% ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है मैम। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। हाँ जी मैम। ਕਿੰਨਾ 400-500 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੋਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? 500-600 ਪੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ओके मैम। ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਐਂਟਰੀ। ठीक है। ठीक है मैम। अब देखो उसने बिल दिया, एक्स ने एंट्री करी बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई ने एंट्री करी बिल पेबल टू एक्स। ठीक है, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया। उससे पहले इसका मतलब एक्स ने कुछ नहीं किया, ना बैंक को दिया, ना फिर उसने कुछ किया, ना कुछ किया। बिल डिसऑनर हो गया और उसने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए 50 रुपए। अब इसकी क्या एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस पे करने की, मुझे बताएंगे। कुणाल आप बताइए। Payable to noting charges. की कितना की एंट्री कितने? Y account debit to bill receivable account to cash account noting charges. वाई किन्ने तो डेबिट करोगे? अमाउंट ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੋਟਿੰग ਚਾर्जेस प्लस जिन्ना रिसीवेबल था। रिसीवेबल था हमारे पास 15,000, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस दिए, तो हम एंट्री करेंगे वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल 15,000 टू नोटिंग चार्जेस नहीं Okay. करेंगे हम, टू कैश करेंगे क्योंकि हमने कैश दिया है। नोटिंग चार्जेस ड्रायर की बुक में नोटिंग चार्जेस वर्ड नहीं आएगा, ठीक है।
अब वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एक्स डेबिट 15,000, नोटिंग चार्जेस डेबिट 50, सॉरी एक्स डेबिट 15,050, बिल बिल पेबल पेबल डेबिट, डेबिट नहीं होना बिल चाहिए। पेबल डेबिट 15,000, नोटिंग चार्जेस डेबिट कैश 50 डेबिट टू बिल पेबल। कैश नहीं करेगा बेटा, नोटिंग टू चार्जेस करेगा, वो खर्चा टू डेबिट करेगा। कैश तो उसने कर दिया ना, एक्स ने। अच्छा देखो बच्चे, एक्स ने, फिर से मैं ये एंट्री फिर से पूछूंगी, थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को। कुणाल के बाद बेअंत कौर, आप बताइए कि एक्स क्या एंट्री करेगा? मैम एक्स करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू वाई बिल डेबिट, नॉट अकाउंट। अकाउंट नहीं बोलना, वाई डेबिट। वाई डेबिट कितने टू से वाई को बिल। डेबिट करेगा? मैम वाई ਨੂੰ 15,050 रुपए ਨਾਲ। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे टू में टू बिल रिसीवेबल हम्म 15,000 टू कैश 50 रुपीज। वेरी गुड। और वाई क्या एंट्री करेगा? वाई बिल पेबल अकाउंट डेबिट। मैम सही है। हाँ बिल्कुल। बिल पेबल अकाउंट डेबिट 15,000, नोटरी चार्जेस 50 रुपीज, टू बिल पेएबल 15,050 रुपीज। टू बिल पेबल नहीं, बिल पेबल तो डेबिट हो गया। टू एक्स, सॉरी मैम। हाँ 2x, ठीक है, क्लियर हो गई? ओके। यस मैम। अब वो कहता है द जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एक्स फ्रॉम व्हेन बिल वाज केप्ट बाय एक्स व्हेन बिल वाज डिस्काउंटेड। अब डिस्काउंटेड की हमने एंट्री नहीं की, हमने सिर्फ पहले की है। अब डिस्काउंट और एंडोर्समेंट की हम देखते हैं, ठीक है। देखो पहली एंट्री आपने बिल्कुल सही बोली है, जब वो डिस्काउंट कराएगा तो एंट्री करेंगे हम। जब डिस्काउंट की एंट्री मैं पूछूंगी आपसे, कौन बताएगा मुझे? मैं बोल सलोनी, आप बताइए डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? मैम बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। हाँ, और क्या वाई की बुक्स में होगी इसकी कोई एंट्री? मैम बाय की बुक में मैम नहीं, नो एंट्री आएगी। ठीक है। और डिसऑनर के टाइम पे हम क्या एंट्री करेगा एक्स? डिसऑनर के टाइम मैम बाय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू नोटरी चार्ज, टू कैश। नोटरी चार्जेस भी आएगा ना, कैश 50 रुपए, वो भी तो करेंगे ना, ठीक है। ओके मैम। तो जो हमने टू ठीक है बिल मैम। रिसीवेबल किया था उसकी जगह टू बैंक आ जाएगा। और ये देखिए 12% के हिसाब से हम ब्याज निकालेंगे। 450 रुपए डिस्काउंट के थे, लेकिन वो उसी खर्चे में बुक हो जाते हैं हमारे। यहाँ पर वाई डेबिट टू बैंक है 15,050। आप टू कैश अलग कर सकते हो, क्योंकि 50 रुपए तो एक तरह से हमने कैश दी होती हैं, पर अगर बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, क्योंकि बैंक के पास था, वो डिस्काउंट करा लिया था, तो इसलिए टू बैंक करेंगे। इसी तरह फिर जब हमने जेड को एंडोर्स किया तो टू जेड आ जाएगा 15,050 से। अभी ये सारी एंट्रीज आप कर लोगे। आगे है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए मैं बुलाऊंगी, नेक्स्ट पेज पे कौन है? हिमांशी वर्मा, आप पढ़ोगे रिन्यूअल ऑफ बिल? रमन, आप पढ़िए रिन्यूअल ऑफ बिल। Renewal of bill. When the holder of a bill is not in a position to meet the bill on its due date, drawee approaches the drawer with a request of extension of time for payment. If drawer agrees, the old bill is cancelled and a fresh bill with the new terms of payment is drawn and duly accepted and delivered. This is called renewal of the bill. The new bill is drawn for an extended time period
and as such interest is charged for the extended period. यस, जब होल्डर जो है वो पेमेंट नहीं देता ड्यू डेट पे, तो ड्रायर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे थोड़े टाइम की एक्सटेंशन दे दो। तो ड्रायर कहता है ठीक है, हम ओल्ड बिल को कैंसिल कर देते हैं और एक नया बिल बनाते हैं नई टर्म पे, ठीक है, और उसको आप एक्सेप्ट कर लो, उसी को हम रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। तो वो ये कहता है लेकिन अब एक्सटेंशन मांगी है तो फिर ड्रायर ऐसे फ्री में तो देगा नहीं एक्सटेंशन, तो वो कहता है कि मुझे इस पे इंटरेस्ट दे दो। तो वो मान जाता है क्योंकि उसके पास अगर नहीं पैसे तो वो मानेगा ही। तो जैसे वाई ने सेल करी 18,000 की, ठीक है, और 3,000 उसने कैश दे दिए, 15,000 का बिल दे दिया। देखो मैं बिना क्वेश्चन किए एंट्री से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब बिल नहीं दे पाया, वो कहते हैं 2 महीने की एक्सटेंशन और दे दो, वो कहता है 12% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज दे दो। तो हम नया बिल वाई डेबिट कर देंगे 15,300 से, जिससे 15,000 हमारा बिल रिसीवेबल था और 300 का हमने इंटरेस्ट लगाया। अब वाई की मर्जी है, अगर तो वो कहता है कि 15,300 का नया बिल बना दो तो बिल रिसीवेबल टू वाई 15,300 आ जाएगा। अगर वो कहता है मैं 300 रुपए का ब्याज कैश दे देता हूँ, बाकी 15,000 का बिल बना दो। क्वेश्चन में देखो इसने ऐसा ही लिखा होगा, देखो वाई ने 18,000 की सेल, एक्स ने 18,000 की सेल करी वाई को, 3,000 उसने इमीडिएट दे दिए, बाकी का बिल एक्सेप्ट किया। मेच्योरिटी डेट पे वाई ने रिक्वेस्ट किया कि पुराना बिल कैंसिल कर दो, मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो, मैं आपको 12% के हिसाब से। एक्स ने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट दे दो, वाई ने उसको मान लिया और मेच्योरिटी डेट पे उसकी पेमेंट कर दी। फर्दर दैट इंटरेस्ट इन कैश, यहाँ देखो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको फोकस करना है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट कैश में दे देता हूँ, तो 300 रुपए उसने कैश ले लिए और 15,000 का नया बिल बना दिया। या ऐसे भी हो सकता है कि वो 15,300 का नया बिल बना देता। अब आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है कि जब ड्राई पे द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले अगर ड्राई बिल दे देता है उसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। और ये आपस में अंडरस्टैंडिंग से होता है, दोनों की मर्जी से होता है, कोई जबरदस्ती नहीं ड्राई दे सकता ड्रायर को टाइम से पहले। तो इस केस में वो कहता है कि मैं टाइम से पहले दे रहा हूँ, अनएक्सपायर्ड पीरियड जो रह गया बाकी का पीरियड, उस पीरियड के लिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट दे दो या मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो, कुछ भी आप कह सकते हो, उसको हम रिबेट कहते हैं। और रिबेट जो है वो ड्राई की इनकम हो जाती है और ड्रायर के खर्चे हो जाते हैं, पे के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब आता है हमारे पास एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल पढ़ेंगे हम। गुंजन आप पढ़िए एकोमोडेशन बिल क्या है। Ordinary bills are drawn for some consideration known as trade bills. However, accommodation bills are those which are drawn and accepted without any consideration when two or more persons, not being in the relationship of debtors and creditors or without any value passing between them, draws bill on each other with the intention of discounting the bill after acceptance. आवाज नहीं आ रही है, मैं बता देती हूँ। एकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल, जो अभी तक हमने बिल पढ़ा वो ट्रेड बिल होता है, क्योंकि उसमें सेल परचेज आ रही है, ट्रेडिंग की हमने, उसके बदले हम वाई से पैसे मांग रहे हैं। अकोमोडेशन बिल में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, यानी कोई ट्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ दो लोग आपस में मिलके कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें उनमें डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप भी नहीं है, ना ही उन्होंने किसी ने कोई वैल्यू किसी को पास की है, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या है कि आफ्टर एक्सेप्टेंस इसको हम डिस्काउंट कराएंगे बैंक से, और जो प्रोसीड आएगी, जो उससे पैसे मिलेंगे, वो हम आपस में एक सेट प्रपोर्शन में बांट लेंगे, और फिर जब मेच्योरिटी आएगी तो फिर हम पैसे जमा भी करा देंगे बैंक में, ठीक है। इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। और एकोमोडेशन बिल को हम काइट बिल भी कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। उसको हम ट्रेड बिल कहते थे, इसको हम काइट बिल बोलेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में उसने क्लियर कह दिया कि म्यूचुअल अकोमोडेशन में एक्स और वाई ने, एक्स ने बिल लिखा वाई पर, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया 6,000 रुपए का 3 महीने के लिए,
वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्स को दे दिया और उन्होंने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इस केस में डिस्काउंट करवाते हैं और आपस में 2:1 में बांट लिया और मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट दे दी। तो देखो एक्स के लिए वो बिल रिसीवेबल है, कोई सेल परचेज की एंट्री नहीं आनी, बिल रिसीवेबल टू वाई, और वाई करेगा एक्स टू बिल पेबल, बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जितने पैसे हमें मिले उसका 1/3 हमने दे देना है वाई को, 6,000 का 1/3 वाई को दे देना है टू बैंक टू डिस्काउंट, डिस्काउंट का भी 1/3 वाई को जाएगा और बैंक का भी 1/3 जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे वो पेमेंट कर देगा अपनी अपनी, वाई करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दी वाई ने एक्स को और एक्स बैंक को कर देगा। ठीक है, 2/3 उसके पास रह जाएंगे। ये करेगा एक्स टू बिल पेबल, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू एक्स, देन बैंक टू एक्स, ठीक है, एंड बिल पेबल टू बैंक, पेमेंट हो जाएगी आपकी। ये आपका एकोमोडेशन बिल है। आगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सब आपने करने हैं और एक एक क्वेश्चन खुद से करना है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट पढ़ेंगे हम, अभी हमारे पास है काफी टाइम। तो सुमित आप पढ़िए कंसाइनमेंट क्या होता है। यस मैम। बिजनेस मैं ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड का सुमित टाइम लूंगी, पानी लेके आ रही हूँ अपने लिए, प्लीज। ओके मैम। शुरू करिए बेटा। Okay ma'am. Business organization with the intention of expanding their operation adopt different strategies. One of the common strategies involves the engagement of selling agent, technically referred to as entering into consignment agreement. Consignment is a special type of transaction in which one entity sends goods to another entity for selling the goods of the former for a predetermined commission. In such an arrangement, the two parties are located in the different towns or cities. The three parties are involved in a consignment business: first consignor, second consignee, third buyer. The consignor sends goods to the agent called consignee, selling the same on its behalf to the buyers. It is a type of agency contract where the consignor is the principal and the consignee acts as an agent. Revenue from consignment business is recognized by the consignor on the sale of goods sent by consignee AS9. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। कहाँ एएस लिखा हुआ है, कहाँ इंड एएस लिखा हुआ है। इंड एएस हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, आईएएस हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द इंटेंशन ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने तो देखो अपना काम बढ़ाना ही बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। तो उसमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप अपनी चीजें अपने एजेंट को बेचो, टेक्निकली रेफर टू एज एंटरिंग इनटू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। अब यहाँ पर एजेंट वो होता है जिससे चीज नहीं बिकती तो वो हमें वापस भी दे देगा। जब ऐसी टेक्निक होती है तो इसको हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। आपने होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेच दिया कि तू इसको बेच दे, क्योंकि वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो वापस चीज नहीं लेता कि तेरी नहीं बिकी तो मैं वापस ले लूंगा। लेकिन सेलिंग एजेंट को जब हम चीज देते हैं वो कंसाइनमेंट पे देते हैं और उससे वो चीज वापस भी ले ली जाती है। Consignment is a special type of transaction in which one entity sends goods to another
entity for selling of the goods of the former for a predetermined commission. अब उसको क्या मिलेगा? एजेंट को इसके काम के बदले कमीशन मिलेगी। उसने पैसे नहीं देने, सामान ले लिया, बेचेगा, जितना बेच देगा उसको उतनी कमीशन मिल जाएगी। In such an arrangement, the two parties are located in different towns or cities. ज्यादातर ये अलग अलग सिटीज में होते हैं, क्योंकि अपनी सिटी में तो वो खुद ही बेच देगा, किसी एजेंट को लगाने की क्या जरूरत है। जैसे आपने LIC में भी देखा होगा, जितनी पॉलिसी वो बेचते हैं उसके ऊपर उनको कमीशन मिलती है, बट वो सर्विस है, वो कोई गुड नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए उसको हम कंसाइनमेंट नहीं कहते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था XYZ 3 पार्टी थी, जहां Z भी आ जाता है एंडोर्समेंट में, उसको हमने पे ही बोला था। यहाँ पर भी आपकी 3 पार्टीज हैं, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। द कंसाइनर कौन है? जो गुड्स बेचता है, यानी जो मालिक है, ठीक है। और कंसाइनी कौन है? जो एजेंट है, जिसको सामान भेजा जाता है बेचने के लिए। और बायर कौन है? जो खरीदता है सामान को। इट इज ए टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। व्हेन वेयर कंसाइनर इज अ प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। तो यहाँ भी वही है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट जो है हमारा, जो प्रिंसिपल है वो ओनर होता है, कंसाइनर हमारा प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी हमारा एजेंट होता है। अब जो हमें इससे कंसाइनमेंट बिजनेस से रेवेन्यू आता है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? किसकी बुक्स में वो सेल मानी जाएगी? कंसाइनर की बुक्स में या कंसाइनी की बुक्स में? बताइए आप, किसकी रेवेन्यू मानी जाएगी? वो बेच तो कंसाइनी रहा है ना। कंसाइनर दी रेवेन्यू। हाँ, वो कंसाइनर की रेवेन्यू है, क्योंकि सामान तो कंसाइनर का है, एजेंट को तो सिर्फ कमीशन मिल रही है, उसकी इनकम तो कमीशन से होगी, ठीक है। और इसमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 लगता है। पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन कंसाइनमेंट, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन कंसाइनमेंट बिजनेस आर कंसाइनी एंड कंसाइनर। बेसिकली 2 पार्टी हैं, तीसरा बायर होता है, इसलिए उसका कोई इतना रहता नहीं है एंट्रीज का हमें, क्योंकि बायर ने तो चीज लेनी ही लेनी है। अब कंसाइनर कौन है? कंसाइनर इज द पार्टी हु सेंड द गुड्स टू इट्स एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स। कंसाइनर वो पार्टी है जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, वो अपने एजेंट को सामान भेजता है, भाई तू इसको बेच दे, मैं तेरे को इसके बदले कमीशन दे दूंगा। तो कंसाइनर जो है वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, और उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। उसका कंसाइनी के साथ प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, और वो हमेशा ओनर रहता है। फर्क क्या है सेल में और कंसाइनमेंट? आगे आपसे पूछेंगे कंसाइनमेंट और सेल में क्या फर्क है। सेल में क्या होता है? मैंने एक्स ने वाई को सामान बेच दिया, तो ओनर कौन हो गया? आप वाई हो गया ओनर। वाई। लेकिन अगर एक्स ने वाई को इस शर्त पे बेचा है कि तू इसको मेरे ही बिहाफ पे बेच दे, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा, तो यहाँ ओनर कौन है? एक्स। हाँ, तो कंसाइनमेंट में ओनर हमेशा कंसाइनर ही रहता है, जब तक कि वो गुड्स बेच दी नहीं जाती। अगर वाई ने जेड को बेच दी, तो अब ओनर जेड बन गया, है ना। फिर तो बायर ओनर बन जाएगा ना, ठीक है बेटा। अगर Yes. वाई से जेड ने वो चीज खरीद ली, तो वाई को कमीशन मिल जाएगा, और ओनर कौन बन जाएगा? आप जेड, ठीक है। और कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी वो पार्टी है जो गुड्स जो है कंसाइनमेंट पे लेता है कंसाइनर से और बेचता है, और उसके बदले उसको कमीशन मिलती है। इसमें भी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप तो है ही है। इट इज नोटेड दैट कंसाइनी डज नॉट ओन द गुड्स। ये बात आपने लिखनी है कि कंसाइनर ओनर रहता है, जबकि कंसाइनी कभी भी ओनर नहीं बन सकता गुड्स का, क्योंकि उसने गुड्स रिसीव्ड किए हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे, और उसकी एंटाइटलमेंट जो है वो सिर्फ कमीशन की है। जितना सामान वो बेचेगा उसका कमीशन उसको मिल जाएगा। मालिक हमेशा कंसाइनर रहेगा तब तक जब तक वो चीज बायर खरीद नहीं लेता, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। अब देखो, जब आप कोई चीज किसी को बेचते हो तो उसको इनवॉइस देते हो,
है ना? जब कोई चीज खरीदते हो मार्केट से, दुकानदार आपको एक बिल देता है ना, है ना, कि नहीं देता? दिंदे है। है ना? अब यहाँ आप सेल तो कर नहीं रहे, तो बिल कैसे दोगे? और बिल नहीं दोगे तो आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने माल भेजा है भाई को, कितना भेजा? हो सकता है आपके 10 कंसाइनी हो, किसको कौन कौन सा सामान भेजा, उसकी डिस्क्रिप्शन तो रखनी है ना। हमने पढ़ा है अकाउंटिंग में कि डॉक्यूमेंट के बिना तो कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है ना? तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पर, उसको हम इनवॉइस नहीं कह सकते, उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस या अकाउंट सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको भेज रहे हैं। तो इसलिए जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको या तो परफॉर्मा इनवॉइस लिखेंगे या अकाउंट सेल लिखेंगे, ठीक है? अब परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या चीज है? ये डॉक्यूमेंट इशू कौन करता है? कंसाइनर अपने एजेंट को, ठीक है? एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स, जैसे सेलर बायर को एक बिल देता है, वैसे ही कंसाइनर कंसाइनी को एक परफॉर्मा इनवॉइस देता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि कितनी गुड्स वो भेज रहा है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस ये आगे अलग आएगी, दो चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो एक्स ने वाई को सामान दे दिया और उसने कहा कि ये 100 रुपए की चीज है बच्चे, 150 में बेचनी है। वाई कहेगा भाई ये तो 50 रुपए कमा रहा है, मैं भी कमीशन ज्यादा लूंगा। वो उससे अपनी ना प्रॉफिट छुपाना चाहता है, तो वो उसको 100 वाली चीज कहेगा भैया 120 की है, 150 तक बेच देना, 20 रुपए उसने छुपा लिए उससे। तो वहां पर वो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। ये हम पढ़ेंगे, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है। ऑफ द गुड्स, उसमें जब हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं, क्वांटिटी बतानी है, उसकी प्राइस बतानी है, उसके खर्चे बताने हैं जो जो वो कर रहा है कंसाइनर, ठीक है? और उसने एडवाइस भी देनी है कि इससे कम में नहीं बेचनी आपने चीज। 150 आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे कम में नहीं देनी है आपको। फिर आपके कई बार आपने देखा होगा सेलमैन के पास जाओ ना, तो मैंने तो अपना कमीशन भी छोड़ दिया भैया, इससे कम नहीं दे सकता, नहीं तो मेरी सैलरी कट जाएगी, बोलते हैं ना वो ऐसे, सुना है कभी? यस मैम। तो वो यही यस मैम। दिखाते हैं कि हमने अपनी कमीशन छोड़ दी है, और इससे कम में देंगे तो पेनल्टी हमें पड़ेगी, हमारे सिर पे पड़ेगी, ये चीज हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें उसको मिनिमम सेलिंग प्राइस उन्होंने बताया होता है। आप उससे ज्यादा में तो बेच सकते हो। अब मान लो उसने किसी कस्टमर को कहा 180 है इसकी रेट, तो कस्टमर कहता है नहीं 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 डिस्काउंट दो, कहेगा 170, फिर कहेगा 160, फिर जब कस्टमर और ज्यादा करेगा तो कहेगा भैया इससे कम नहीं दे सकता, चाहे वो 150 है उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस। वो आपको ये भी कह सकता है कि 160 है भैया, इससे ज्यादा नहीं मैं दे सकता, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे। तो दिस डॉक्यूमेंट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। अब ये हमारा एक एविडेंस बन गया कि हमने गुड्स भेज दी हैं कंसाइनर ने। और एक फॉर्मेट जो है वो रेगुलर इनवॉइस की तरह ही होता है ये फॉर्मेट, सिर्फ इसको नाम पर फॉर्मा इनवॉइस दे दिया, क्योंकि ये रेगुलर इनवॉइस नहीं है। हमने भाई से कोई पूरे पैसे नहीं लेने हैं जितने की चीज भेजी है। समझ आई आपको ये बात? तो ये परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट है जो आपको याद भी करना है। चीज सैंपल वही है जो इनवॉइस होता है। गुड्स सेंट यहाँ लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, जिसको भी आपने भेजा, कमला गारमेंट्स, उसको एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, कितनी गुड्स आप भेज रहे हो, क्या रेट पे दे रहे हो वो लिखना है यहाँ पर, उस पर क्या खर्चा किया आपने, पैकिंग चार्जेस दिए, कैरेज दिया, इंश्योरेंस दिया, क्योंकि वो भी तो हम उसी से ही निकालेंगे ना खर्चा भी। तो 16,80,000 रुपए की अपने गुड्स डिस्पैच की। यहाँ पर आपने वो अगर कोरियर कर रहे हो तो उसका नंबर, स्पीड पोस्ट भेज रहे हो तो उसका नंबर, जो भी चीज भेज रहे हो, चाहे ट्रेन से भेज रहे हो तो उसका कोच नंबर, सब कुछ यहाँ पर आपने लिखना होता है। ये एरर एंड ओमिशन जो है एक्सपेक्टेड, ये इसीलिए लिखते हैं कि गलती कहीं भी हो सकती है। और यहाँ मर्चेंट का नाम, ठीक है। अब है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या है? अकाउंट सेल इज डॉक्यूमेंट विच इज पीरियोडिकली सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। ये परफॉर्मा इनवॉइस का अपोजिट है, क्योंकि जितनी सेल हो जाती है उसकी डिटेल्स भी भेजनी है अब कंसाइनी ने कंसाइनर को। वो जिस डॉक्यूमेंट में भेजता है उसको हम अकाउंट सेल बोलते हैं। ये पीरियोडिकली भेजता है, हो सकता है मंथली भेजता हो सकता है क्वार्टरली भेजता हो सकता है
फोर्टनाइटली भेजता, हो सकता है डेली भी भेजता, वो उनके आपस में एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। जितनी सेल होती जाएगी वो उसकी अकाउंट सेल बना के देता जाएगा। इसमें क्या क्या लिखेगा कि उसने कंसाइनर के बिहाफ पे क्या क्या बेचा, कितनी सेल प्रोसीड्स आई उसके पास, कितने पैसे आ गए उसके पास, कितने उसने अपनी कमीशन काट लेनी है। जिस तरह कंसाइनर अपने खर्चे जोड़ता है ना, कंसाइनी भी कहता है कि मैं अपने खर्चे भी काटूंगा, अपनी कमीशन भी काटूंगा, बाकी पैसे दे देगा वो। तो वो अपनी कमीशन भी काट लेगा, एक्सपेंसेस जो उसने किए हैं वो भी काट लेगा, और जितना अमाउंट रेमिटेड एंड अदर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वो सारा बताएगा अकाउंट सेल के अंदर। इट इज अ पोस्ट सेल डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट कब बनता है, जब सेल हो जाती है किसी चीज की, तभी तो वो अकाउंट सेल की डिटेल देगा ना। जब हुई नहीं सेल तो फिर क्या डिटेल देगा। दैट फॉर्मली कन्वे द डेवलपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस एट द कंसाइनी प्लेस टू द कंसाइनर। तभी तो इसी से पता चलेगा कंसाइनर को कि किस किस एरिया में मेरी कितनी सेल हो रही है, क्या मुझे आगे फर्दर वहां पर काम करने की जरूरत है, फायदा हो रहा है, या मैं बंद कर दूं, कहीं और चला लूं। कंसाइनर रिकॉर्ड द कंसाइनमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के बेस पे देखो, मेन ओनर तो कंसाइनर है। अब यहाँ पर एंट्री तो कंसाइनर की बुक्स में होंगी ज्यादातर, और बेस उसका यही बनेगा अकाउंट सेल, ठीक है, और परफॉर्मा इनवॉइस। अब अकाउंट सेल का परफॉर्मा क्या है, अकाउंट सेल ऑफ रिस्ट वॉच एंड वॉल क्लॉक सोल्ड बाय प्राइम वॉच डीलर। अब डीलर भेज रहा है इसको ऑन बिहाफ ऑफ जीएमटी वॉच मेकर। अब क्या भेज रहा है वो देखो, उसने क्या डिटेल दी है। ये परफॉर्मा अच्छी तरह आपने याद करना है एज इट इज, कि कितनी मेरी सेल हुई, इतनी वॉच बिक गई, इतने क्लॉक बिक गए, इस रेट पे बिके, ये रेट उसने लिख दिया, इतनी मेरी कलेक्शन होगी 26,28,000 की। अब इसमें मेरे जो खर्चे हुए, यानी कि कंसाइनी के जो खर्चे हुए, वो बताएगा कि गोडाउन का खर्चा हुआ, रेंट दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसका कमीशन जो उन दोनों का आपस में पहले से सेटिंग है कि इतने जितनी सेल होगी, मान लो उसका 5% कमीशन मैंने तुझे देना है, तो वो अपना कमीशन भी लेस कर देगा। अब 23,78,000 बच गया। अब वो कहेगा इसमें से हो सकता है उसने एडवांस भी दिया हो, क्योंकि इतना सारा सामान, अगर 26 लाख का सामान आप किसी को दे रहे हो, रिस्क पे कल को वो लेके ही भाग जाए, आपको प्रोसीड दे, क्या हो क्या ना हो, तो कोई ना कोई एडवांस तो हम लेते हैं ना पहले उससे, ऐसे तो देते नहीं है, ठीक है। तो जो आपने एडवांस दिया होगा उसका ड्राफ्ट नंबर डिटेल्स देके 10 लाख लेस करोगे, 13,78,000 रुपए जो है अब आपने उसको देने हैं। और फिर हो सकता है आपने कुछ और पैसे जमा करा दिए, 10 लाख वो देने हैं, तो बैलेंस ड्यू 3,78,000। इस तरह से आप उसको डिटेल बना के भेज दोगे डीलर को, कंसाइनर को। ये बात समझ आ गई आपको। देखो, परफॉर्मा इनवॉइस समझ आना चाहिए, अकाउंट सेल समझ आनी चाहिए, कंसाइनर समझ आना चाहिए, कंसाइनी समझ आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें। अब हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड रेगुलर अकाउंट सेल। तो कौन पढ़ेगा, अपने आप वॉलंटरी बताइए कौन पढ़ेगा आप में से। मैम आपसे पढ़िए। वेरी गुड, पढ़िए, जरूर पढ़े बच्चे, पढ़िए। कंसाइनमेंट और सेल के बीच में डिफरेंस, पहले 5 डिफरेंस आप पढ़िए, बाकी फिर किसी और से पढ़ा लेते हैं, ठीक है, दोनों के पढ़ने। ओके मैम। कंसाइनमेंट, it is a business expense technique. Sales, it is a primary business activity. Consignment, the transaction is entered into by some entities. Sales, this transaction is entered into by every commercial organization. Consignment, the main parties involved in consignor and consignee sales. The parties involved are buyer and seller. Consignment, the parties share principal agent relationship. Sales, the parties share debtor and creditor relationship. Consignment, the ownership and risk of the goods do not pass to the consignee. Sales, the ownership and risk of the goods pass to the buyer. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा वॉलंटरी। मैम may I? हाँ जी पढ़िए बेटा, वेरी गुड। Confinement. Expenses incurred on confinement are borne by the consignor. Sales.
prior to transfer of ownership of goods, expenses incurred are borne by the seller. Consignment. Goods may be sent on consignment either at cost or at invoice price. Sales. Goods are sold at selling price which is above cost price. Consignment. When goods are sent on consignment, the consignor sends a pro forma invoice to the consignee. When goods are sold, the seller issues a sales invoice. The consignee can return the goods sent to the consignor. The buyer cannot return the goods sold to the seller unless mutually agreed. ठीक है. अब देखिए जो इसमें डिफरेंस है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. ये आ सकता है पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल. कंसाइनमेंट जो है वो हम अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन करने की एक टेक्निक है कि हम डिफरेंट सिटीज में अपनी एजेंट्स को दे सकते हैं माल की हमारा बेचो. और जबकि सेल जो है वो हमारी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है जो हमने अपनी खुद से सेल करनी है. अब यहाँ कह रहा है कि ट्रांजैक्शन जो है वो बाय सम एंटिटीज, दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू बाय सम एंटिटीज, दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड टू बाय एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. देखो कंसाइनमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, पर सेल तो हर बंदा करता ही करता है. जो बिजनेस कर रहा है वो सेल तो करेगा ही करेगा. अब वो कंसाइनी से करवा रहा है या खुद कर रहा है इससे कोई मैटर नहीं करता, सेल तो करनी ही करनी है. तो सेल सब करते हैं, कंसाइनमेंट कोई कोई करता है जिसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है. इसकी मेन दो पार्टीज हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी. जबकि सेल में कौन होता है, बायर और सेलर. कंसाइनमेंट में रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का. सेल में डेटर और क्रेडिटर या सेलर और परचेजर भी आप यहाँ लिख सकते हो. इसी तरह यहाँ पर वो कहता है कंसाइनमेंट में ना तो ओनरशिप पास होती है ना रिस्क पास होता है. ओनरशिप और रिस्क दोनों कंसाइनर का रहता है. पर जब हम अपनी कोई चीज बेच देते हैं तो ओनरशिप भी बायर की हो जाती है और रिस्क भी बायर का हो जाता है. ठीक है, आपकी शॉप से लेके चीज बाहर निकला, पैसे दे दिए, उसके बाद उसका रिस्क है, वो बचाए तोड़े चोरी हुए जो भी है. ठीक है. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट, जो भी खर्चा होता है वो कंसाइनर करता है. लेकिन देखो कंसाइनर ने जब भेजा तो अपने खर्चे जोड़े, जब कंसाइनी ने पेमेंट भेजी तो भी उसने खर्चे लेस किए. जबकि सेल में जब तक चीज बिकती नहीं है उससे पहले के खर्चे तो सेलर करता है, उसके बाद जो भी खर्चा होएगा. अब आपने दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे से कोई चीज खरीदी, उसके बाद लेके आनी है चंडीगढ़, तो लाने का खर्चा आपका होगा. सेल करने के बाद सेलर का कोई मतलब नहीं बनता है, जबकि यहाँ पर सारे खर्चे कंसाइनर करता है. अब यहाँ पर जो वो डॉक्यूमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो कॉस्ट पे भी, अभी मैंने आपको बोला ना कि कॉस्ट पे भी भेज सकता है अपनी गुड्स और इनवॉइस प्राइस पे भी भेज सकता है जो कॉस्ट से थोड़ी ज्यादा होती है. जबकि सेल करते हुए एक ही प्राइस होता है विच इज सेलिंग प्राइस, और वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होता है. कॉस्ट पे तो कोई भी चीज अपनी नहीं बेचता, कॉस्ट से ज्यादा भी बेचेंगे ना. जब कंसाइनर अपनी चीज भेजता है अपने कंसाइनी को तो वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है जिसको हम परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं. जबकि सेलर जब कोई चीज सेल करता है तो वो सेल इनवॉइस भेज देता है अपने कस्टमर को. कंसाइनी गुड्स को रिटर्न कर सकता है लेकिन बायर जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता. लेकिन तब रिटर्न कर सकता है अगर वो पहले से एग्रीमेंट में हो कि चीज खराब होगी तो मैं वापस कर दूंगा, खराब निकली तो फिर तो वो कर सकता है, अदरवाइज सेल रिटर्न करने के लिए नहीं दी जाती है. अब आता है कंसाइनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं. पहली दो ट्रांजैक्शन एक स्टूडेंट पढ़ेगा, आप में से कौन पढ़ेगा जिसने अभी ना पढ़ा हो, मतलब कंसाइनमेंट. हाँ जी पढ़िए बेटा पढ़िए. गुड. Goods sent on consignment. In consignment business, goods are sent by the consignor to the consignee for the purpose of selling the same, and the goods are physically transferred, but the ownership and risk are the property in the goods remain with the consignor. The transaction is recorded in the book of consignor, but in the book of consignee, no accounting is done for the same. As the goods are sent out of the regular stock of the goods, necessary adjustment is required to be made by the consignor against purchase account or trading account. The goods so sent on consignment may be recorded by the
consignor either at a cost price or at a invoice price. The invoice price is determined by adding a fixed percentage of margin over the cost of goods. Advance by consignee to consignor. In consignment business, the consignor usually sent goods to the consignee after receiving adequate amount of advance from the consignee. Such advance money can be provided either through bank draft or the consignee may accept a bill of exchange in a favor of the consignor. Such advance is later on adjusted when the money is admitted by the consignee of the consignor. Sometimes, as per agreement between the consignor and the consignee, security deposit or acquisition money is required to be sent by the consignee. In such case, the security deposit and acquisition money in proportion to any unsold stock is retained by the consignor and is required to carry it forward to the next accounting period. अब नेक्स्ट 3 पॉइंट कौन पढ़ेगा? एनी वॉलंटियर? मैं पढ़ देंगे। पढ़ो बच्चे पढ़ो। Advance by consignee to consignor. In consignment businesses, the consignor usually sends goods to the consignee after receiving adequate amount of advance. ये हो गया बेटे। Expenses on consignment. Expenses on consignment. The expenses which are specifically incurred in relation to the consignment business may be incurred either by consignor or by consignee. Expenses by consignor. Such expenses are usually incurred for sending the goods to the consignee. Examples of such expenses include carriage, freight to consignee, packaging charges, loading charges, export duty, transit insurance, etc. These are non-recurring in nature and are considered for valuation of the unsold stock lying with consignee. Expenses by consignee. These expenses are incurred by the consignee or recovered from the consignor. The consignor does not reimburse such expenses to the consignee. Rather, these are adjusted against the amount due to the consignor sale proceeds in the account sale prepared by the consignee. Expense on consignment may be of two types, recurring and non-recurring. Recurring expenses are the expenses which are incurred on more than one occasion. These are usually incurred after the goods reach the consignor's premises. Such recurring expenses include godown rent, insurance of godown, carriage outward, establishment charges, advertising and publicity, salary of salesman, commission, and other selling expenses. No recurring expenses are incurred only once and are generally incurred prior to reaching the consignee premises. Common non-recurring expenses include unloading charges, dock charges, clearing charges, custom import duty, octroi, carriage, and freight to godown, etc. For the purpose of valuation of unsold consignment stock and good abnormally lost at the consignee premises, only the non-recurring expenses incurred by the consignee are to be considered. यस ठीक है। पहले इतनी ही टर्म हम डिस्कस करते हैं। देखो इसकी जो ट्रांजैक्शन है ना, ये जो टर्म्स हैं ये अच्छे से पढ़ लेना, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकती हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं इसमें से। तो देखिए सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट में हमने पढ़ा एक कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, किस लिए भेजता है कि तू इसको सेल ही कर दे, ठीक है। तो गुड्स फिजिकली ट्रांसफर होंगी, ठीक है। एक मिनट, हेलो, नो नो वो जाना ही है तो मिल वहां पर होंगे ही, फिर क्या करने है लेके, रहने दो। ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कुड इट पॉसिबल। हाँ जी, तो वो ये कहता है कि गुड्स जो हैं आपकी फिजिकली ट्रांसफर कर देता है कंसाइनर, भाई तुम ये सामान ले जाओ, पर उसका मालिक वही रहता है कंसाइनर।
ओनरशिप उसके पास ही रहती है, रिस्क भी उसका रहता है, कल को चीज पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, वो उसका रिस्क भी, क्योंकि जो मालिक होता है रिस्क भी उसी का ही होता है, ठीक है। रिस्क एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर। द ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड भी कौन करता है? कंसाइनर। कंसाइनी अपनी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, ठीक है। अब गुड्स जो है वो रेगुलर स्टॉक में से भेजता है, वो कहाँ से भेजेगा कंसाइनर सामान? अपने स्टॉक में से। और स्टॉक कहाँ से आता है? परचेजेस में से, तो वो अपने परचेजेस में से उसको लेस भी करेगा। जैसे आपने अभी अकाउंटिंग एंट्रीज की थी कि जब ड्राइंग्स के लिए मालिक अपना सामान ले जाता है घर से स्टॉक से, तो हम उसमें से परचेजेस में से लेस करते हैं ड्राइंग्स लिख के। अगर वो फ्री सैंपल बेचता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करके लेस करते हैं। अब नॉर्मल लॉस होता है तो उसको भी लेस करते हैं। इसी तरह से जब वो कंसाइनमेंट को भेज रहा है, कंसाइनी को भेज रहा है सेल करने के लिए, तो हम अपनी परचेजेस में से उसको लेस कर देते हैं। अब जब वो कंसाइनमेंट के लिए भेजता है, वो दो प्राइसेस पे भेज सकता है, इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस क्या होता है अगर आपसे ये पूछे, तो कॉस्ट में अपना थोड़ा मार्जिन ऐड कर दो तो वो इनवॉइस प्राइस बन जाता है, ठीक है। और जो हम कुछ परसेंटेज का मार्जिन ऐड करते हैं उसको हम कंसाइनमेंट के अंदर लोड भी कहते हैं, लोड। ये याद रखना, वर्ड आगे आएगा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अब वो कहता है एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, जैसा अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसने 10 लाख एडवांस दे दिया था। क्योंकि जब आप अपना सामान, आपने अगर एमवे वगैरह कभी पढ़ा हो, सुना हो, ऐसी चीजें जो हैं जो चेन बनाती हैं वो यही करती हैं, कंसाइनमेंट पे चीजें बेच देती हैं लेकिन पहले एडवांस ले लेते हैं कुछ। तो कंसाइनमेंट में भी यही होता है, कंसाइनी कुछ ना कुछ कंसाइनर जो है वो कंसाइनी से एडवांस ले लेता है ताकि वो भी सेफ साइड रहे। और वो एडवांस जो है वो ज्यादातर बैंक ड्राफ्ट या चेक के या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिया जाता है, ताकि प्रूफ भी रहे। कैश देगा तो कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उसके बैंक से ही उसकी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। तो ये एडवांस जो है बाद में जब वो पैसे रेमिट करता है, पैसे भेजता है सेल के, कंसाइनी कंसाइनर को उसमें से काट लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, ठीक है। इसके अलावा वो सिक्योरिटी भी मांग सकता है कंसाइनर की, सिक्योरिटी जमा करवा दो जब तक काम तुम कर रहे हो मेरे पास। ये सिक्योर, हम ऐसा होता है ना कई बारी जब हम बिल लगवाते हैं, बिजली का मीटर लगवाते हैं, टेलीफोन लगवाते हैं, वो हमारे से एक सिक्योरिटी ले लेते हैं कि जब आप ये बंद कराओगे, या स्कूलों में भी आप एडमिशन लेते हो, कॉलेजेस में भी सिक्योरिटी होती है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी जाओगे, ये सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी। तो वही चीज यहाँ भी है, कंसाइनर भी कंसाइनी से चाहे तो सिक्योरिटी ले सकता है कि जब तक हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, तू मेरी चीजें बेच रहा है, ये सिक्योरिटी पड़ी है, जब हमारा आपस में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो ये सिक्योरिटी तुम्हें मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस सारे के सारे कंसाइनर के होते हैं, चाहे वो खुद कर रहा है चाहे कंसाइनी कर रहा है, लेकिन बियर किसको करने पड़ते हैं? कंसाइनर को। चाहे वो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर तो वो खुद करेगा ही करेगा। कौन कौन से खर्चे करता है कंसाइनर? जब वो गुड्स भेज रहा है कंसाइनमेंट पे तो कैरेज भी देगा, भाड़ा भी देगा, किराया भी देगा, पैकिंग भी देगा, उसकी लोडिंग चार्जेस भी देगा। अगर वो कोई फॉरेन में भेज रहा है कंसाइनमेंट पे सेल करने के लिए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देगा, और रास्ते में चीजें खराब ना हो जाएं उसके लिए इंश्योरेंस भी करवाएगा, ठीक है। और ये सारे नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, क्योंकि रोज रोज नहीं होते, ये खर्चे तभी होंगे जब आप कंसाइनमेंट भेजोगे, ठीक है। एंड आर कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी। और इन सब को हम स्टॉक की वैल्यू में जोड़ते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, और गुड्स एबनॉर्मली लॉस्ट जो है उसको हम नहीं लेते हैं। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, जब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है तो इन खर्चों को जोड़ना है, इसलिए बताया हुआ है इसने कि अगर रास्ते में कोई चीज खराब हो जाती है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, या क्लोजिंग स्टॉक आप देखते हो कि कंसाइनी के पास कितना पड़ा है, उन सब में आपने ये सारे खर्चे जोड़ने हैं कॉस्ट के अंदर उसकी। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनी जो है अपने खर्चे रिकवर करता है कंसाइनर से, रिइंबर्समेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। और वो एडजस्ट कर लेता है, जब वो पैसे भेजने लगता है अपनी कमीशन भी ले लेता है। अकाउंट सेल जब वो प्रिपेयर करता है, अभी हमने फॉर्मेट ऊपर पढ़ा है, उसमें वो सारे खर्चे एडजस्ट कर लेता है। अब कंसाइनर के खर्चे तो नॉन रेकरिंग के हैं, लेकिन कंसाइनी के खर्चे रेकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन रेकरिंग भी हो सकते हैं। रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जो हमें रेगुलर करने हैं। मान लो उसने कोई शोरूम किराए पे ले लिया तो उसको हर महीने उसका किराया देना ही देना है,
वो उसका रेकरिंग नेचर का खर्चा है और वो उसको प्रीमिसेस का किराया लेगा ही लेगा। रेकरिंग गोडाउन का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेलमैन रखा हुआ है उसने उसको सेल देता है, कमीशन देता है, ये सब उसके रेकरिंग खर्चे हैं। नॉन रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जो कभी कभी करते हैं, ठीक है। कॉमन नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में आते हैं अनलोडिंग चार्जेस, जो सामान उसने भेजा कंसाइनर ने, उसने लोडिंग चार्जेस दिए, वो उतरवाएगा ट्रक से, अनलोडिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, अगर उसने शिप से भेजे हैं तो वहां से छुड़वाएगा अपना सामान, डॉक चार्जेस हो गए, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हैं, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, फ्रेट, ये सब आपके नॉन रेकरिंग है। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से खर्चे रेकरिंग में आते हैं, कौन कौन से खर्चे नॉन रेकरिंग में आते हैं। For the purpose of valuation of the unsold consignment stock, goods abnormally lost at the consignee premises, only the non-recurring expenses incurred by consignee are to be considered. नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को आपने कंसीडर करना है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए रेकरिंग को नहीं करना है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आगे आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब कंसाइनी सेल करता है उसको कंसाइनमेंट सेल बोलते हैं। उसकी रेवेन्यू जो है वो भेजता है किसको, कंसाइनर को, उसकी बुक्स में सेल बुक होती है। और जरूरी नहीं है कि वो कैश पे ही सेल करे, वो कैश भी बेच सकता है, वो उधार भी बेच सकता है, ठीक है। कैश सेल्स जो है वो दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन जो उधार सेल है उसके लिए देखो डेलक्रेड कमीशन दी जाती है, पेबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, और नोट दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। Sale proceeds are generally collected by the consignee, then reimbursed to the consignor at the end of specified period after making necessary adjustment. देखो, क्योंकि मान लो X ने Y को सामान दिया, X कंसाइनर है, Y कंसाइनी है, Y सामान बेच रहा है, ठीक है, उधार पे भी बेच रहा है, कैश पे भी बेच रहा है। अब उधार वाले पैसे भी तो लेने हैं ना उसने, वो डूब गए तो अगला वो तो कह देगा डूब गए जी, नहीं दे रहा वो पैसे, तो वो पैसे ना डूबने दे इसके लिए कंसाइनर उसको डेलक्रेड कमीशन दे देता है, भाई जितनी जल्दी पैसे लेके आएगा तेरा इतना कमीशन और बन जाएगा। तो वो हो भी सकता है उनके एग्रीमेंट में, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। डेलक्रेड कमीशन आगे आएगा और आपके नोट्स पूछा भी जा सकता है कि डेलक्रेड कमीशन क्या होता है। और कमीशन कई तरह का होता है, ये हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम आप टायर्ड हो चुके हो, अब दिमाग में घुसेगा नहीं, तो जितना हमने अब तक पढ़ लिया ये आपने करना है सबने, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes. ओके, Yeah. हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। Thank you, ma'am. Change.